भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, किस्तों में खुदकुशी का मजा हमसे पूछिए। अरे सर, आज तो आप बहुत मूड में लग रहे हैं। किसे भूल गए रफ्ता रफ्ता, और किसकी यादों में आप खुदकुशी किए जा रहे हैं? तो बच्चों, बदमाशी मत करो। ये मेरे लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए है। तुम भूल जाते हो। क्या भूल जाते हैं सर? हमें तो याद रहता है। भूल जाते हो। याद करो, जब भी तुम कोई कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो तो समझ में आ जाता है, लेकिन आगे चल के उसको तुम क्या होता है, धीरे धीरे भूल जाते हो। भूल जाते हो कि नहीं? बिल्कुल हाँ या ना, जल्दी बोलो। बिल्कुल भूल जाते हो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि हम जब कोई चीज पढ़ते हैं, सर हमें समझाते हैं, समझ में आ जाता है, याद भी हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो भूल जाते हैं। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, तुमको अगर हम कुछ सिखाएं, समझाएं, एक कार ला के दे दें, नहीं कोई भी बढ़िया सी कार, लैम्बोर्गिनी या बुगाटी वगैरह कुछ भी ला के तुम्हें दे दें, एक खूब अच्छी सी कार, सर दे देते तो बड़ा अच्छा होता। इतनी महंगी कार, कम से कम बैठ के घूमते तो मजा आता, दोस्तों के साथ जाते हैं। यही सब दिमाग में चल रहा ना? बदमाश कहीं के। सुनो, अगर हम तुमको एक कार दे दें और उसको सिखा दें कि बेटा ऐसे ऐसे चलता है, ये एक्सेलरेटर है, ये क्लच है, ये ब्रेक है, और ये हैंडल है, तुमको ऐसे चलाना और यहाँ से आपको गियर लगाना है, तो सीख जाओगे, है ना? सारी चीजें बता दे, सीख जाओगे। अच्छा, फिर कहीं जाओ जरा शहर में चला के आओ, तो तुम क्या कार पे, मतलब अपना ब्रेक और सारे चीज समझने के बाद चला पाओगे इसे? नहीं सर, बहुत दिक्कत होगी, कई लोगों को तो उड़ा देंगे, है ना? कई लोगों को तो उड़ा देंगे, और जो उड़ने वाला रहेगा उसके घर वाले कहेंगे लैम्बोर्गिनी से उड़ाया है कोई। लो, ये भी एक कमाल की बात है, इतनी बड़ी गाड़ी, इतनी महंगी गाड़ी से उड़ा दी है। ओह, इसका मतलब कुछ राज की बात है सर, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ बेटा, कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं सर? कभी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ो तो पढ़ने के बाद ये मत सोचो कि ये हमको आ गया एकदम 100%, हम इससे फेमिलियर हो गए। अगर समझ में भी आ जाता है तो कुछ दिन बाद उसको रिवाइज किया करो। क्या किया करो? कुछ दिन बाद उसको रिवाइज किया करो। जैसे आज पढ़ा, कुछ दिन बाद इसको रिवाइज किया, फिर कुछ दिन बाद उसको रिवाइज करो। बार बार एक ही चैप्टर को कम से कम एग्जाम देने जाना तो 6 बार कम से कम रिवाइज करके जाना। कितनी बार? 6 बार रिवाइज करके जाना बेटा। 10th में हो, अगर तुम अच्छा करना चाहते हो तो ये मेरी जो बातें हैं एकदम जहन में बैठा लो कि जब एग्जाम देने जाना फाइनल, तो कम से कम तुम्हारा एक एक टॉपिक 6 बार कम से कम रिवीजन होना चाहिए। तब जाकर के तुम कहीं ना कहीं उसमें तुम्हारा परफेक्शन आ पाएगा। चलो, बातें होती रहेंगी बहुत सारी। अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का फोर्थ लेक्चर। फोर्थ लेक्चर किस पे है? थर्ड लेक्चर कौन सा था बेटा? थर्ड लेक्चर था बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन पे। बैलेंसिंग आपको सिखाया है #03, और आग के चैनल पे आपको मिल जाएगा, या लिंक इसी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हो। ठीक है, चलिए। तो बैलेंसिंग के बाद, जैसे बैलेंसिंग क्या था, कोई भी इक्वेशन ले लो, कोई भी आप क्या करो, इक्वेशन ले लो, जैसे H2 प्लस O2 गिव्स अस H2O। ठीक है, H2 प्लस N2 गिव्स अस NH3। ठीक है, हम बैलेंस कर दें इसको बैलेंस कर दें। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ भी 2 करना पड़ेगा, यहाँ 4 हाइड्रोजन, इसके लिए 2 करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या कर दो आप, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उधर कितना हो गया, 6 हाइड्रोजन हो गया, तो इधर भी 6 होना चाहिए। ठीक है, बैलेंसिंग हम लोग सर इतना बेहतरीन तरीके से आपने पढ़ाया है कि अब बैलेंसिंग का कोई भी क्वेश्चन होता है हम लोग फोड़ देंगे मार के पूरा। हाँ, फोड़ देना बेटा। लेकिन क्या बैलेंसिंग से काम चल जाएगा आपका? क्या आपका बैलेंसिंग से सिर्फ काम चल जाएगा? तो आंसर है बेटा नहीं, आपको इसके आगे भी कुछ सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? जैसे हम कहें कि कोई प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, जैसे हमने बताया था कि CaO प्लस H2O क्या देता है हमको, CaOH का होल ट्वाइस प्लस लॉट ऑफ हीट, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को, मतलब हीट निकली, किसी रिएक्शन में हीट निकली, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिए इसमें कि इसमें कहीं हीट एब्जॉर्ब हुई, एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है? नहीं दिए। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। किस कॉन्सेप्ट में? टू मेक एन इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। बैलेंसिंग के बाद ये आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक छोटा सा है लेकिन बचता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। टू मेक इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बनाएं?
तो 3 मेथड है इसको मोर इंफॉर्मेटिव बनाने की। पहला मेथड है बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट्स। आप केमिकल इक्वेशन बनाए, बैलेंस कर लिए, अब इंडिविजुअल आप एलिमेंट को देखेंगे और उसको क्या करेंगे, उसकी फिजिकल स्टेट को बताएंगे, चाहे एलिमेंट हो, चाहे कंपाउंड हो या मॉलिक्यूल हो, आप उसकी फिजिकल स्टेट को बताएंगे कि किस स्टेट में ये एग्जिस्ट कर रहा है। अभी मैं कराऊंगा ये चीज। दूसरा, बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंज, क्या आपने सिस्टम को हीट दिया है, मतलब एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, ये बताएंगे आप, तब उसमें और इंफॉर्मेशन हो सकेगी उस इक्वेशन में। मतलब बैलेंसिंग के बाद ये चीजें बताने से ये पता चलता है कि हीट सिस्टम को दी गई है या सिस्टम ने हीट निकाली है, मतलब रिएक्शन कराने के लिए हीट देनी पड़ी है या रिएक्शन हुई है और हीट मिल गई है हमें, स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। चलो ये सब बातें हम अभी करेंगे। थर्ड, बाय इंडिकेटिंग द कंडीशन अंडर विच रिएक्शन टेक्स प्लेस। सर इसका क्या मतलब है? देखो बेटा, कोई भी रिएक्शन होती है तो उसके लिए कुछ प्रेशर और कुछ टेम्परेचर निर्धारित होता है। कभी कभी किसी रिएक्शन को कराने के लिए किसी कैटालिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो कैटालिस्ट क्या होता है सर? कैटलिस्ट वो चीज होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करता है, लेकिन लास्ट में जिस फॉर्म में लिए रहोगे उसी फॉर्म में निकल जाएगा। वो रिएक्शन करके किसी के साथ जुड़ करके प्रोडक्ट नहीं बनाता है, बस वो क्या करता है, अपना प्रोडक्ट बनवाने में हेल्प करता है और बाद में उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में लिए रहोगे निकल जाएगा। अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। और क्या काम होता है, ये किसी भी रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है। क्या सर सिर्फ बढ़ा ही सकता है? नहीं, घटा भी सकता है। तो कैटलिस्ट की अगर डेफिनेशन देना हो तो कैटलिस्ट ऐसा आप डेफिनेशन दोगे कि कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन के रेट को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। इसका मतलब ये अल्टर कर सकता है रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है। अब कहीं पे आपको रिएक्शन तेज चाहिए रहती है, कहीं पे रिएक्शन आपको स्लो करने की जरूरत पड़ती है। जैसे जैसे आप आगे चलोगे फेमिलियर हो जाओगे। कुछ लोग बताते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है। जैसे मान लो आपको अमोनिया बनाना है, जिस देश में अमोनिया बनता है वो देश मतलब प्रोग्रेस करता है, ज्यादा प्रोग्रेस करता है। ज्यादा अमोनिया बनाओगे तो ज्यादा प्रोग्रेस करेगा। क्यों? क्योंकि अमोनिया से तुमको क्या बनाना है, मान लो यूरिया बनाना है, NH2CO NH2 फार्मूला होता है यूरिया का, तो उसमें अमोनिया का यूज होता है। तो अमोनिया का प्रोडक्शन जो देश ज्यादा करता है वो थोड़ा सा संपन्न होता जाता है। तो मान लो आपको अमोनिया बनाना है, तो अमोनिया के लिए क्या क्या चाहिए, H2 चाहिए प्लस N2 चाहिए, जो कि हमें क्या दे दे, अमोनिया दे दे अमोनिया NH3 होता है फॉर्मूला। ठीक है सर, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया बच्चे। तो हमें अमोनिया सिर्फ बनाना ही नहीं है, अमोनिया को जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा बनाना है। ये कहाँ बनेगा? अरे भाई इंडस्ट्री में जब इसका प्लांट लगाया जाएगा कि भाई हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को मिला करके हमें अमोनिया बनाना है, तो हमें अमोनिया बहुत ज्यादा मात्रा में और बहुत कम टाइम में बनाना रहता है ना। मान लो पर डे का इसका जो है प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए, तब तो हमारा देश संपन्न होगा। तो इस रेट को बढ़ाने के लिए कि पर डे बहुत ज्यादा हम बना सके, उसके लिए हम यूज करते हैं कैटलिस्ट। समझ में आया? तो कहीं पे रेट बढ़ाना पड़ता है और कहीं पे क्या करना पड़ता है, रेट को कम करना पड़ता है। सर कहाँ कम करना पड़ता है, ये सब धीरे धीरे आप समझोगे। चलो चलिए, अब सेकंड क्या पहले हम लोग देख लेते हैं नोटेशन टू डिपिक्ट द फिजिकल स्टेट्स। फिजिकल स्टेट्स क्या क्या है, रिएक्टेंट्स के इंडिविजुअल एटम, मॉलिक्यूल या कंपाउंड की, उसके लिए क्या नोटेशन यूज करेंगे। सबसे पहले सॉलिड के लिए S यूज करते हैं और लिक्विड के लिए L यूज करते हैं। कहीं पे गैस निकल रही हो तो G, स्मॉल g लगाते हैं उसके आगे, या आप इस तरीके का अपवर्ड एरो लगा सकते हो, ठीक है। प्रेसिपिटेट कहीं बन रहा हो, प्रेसिपिटेट बनना मतलब किसी सॉल्यूशन में किसी चीज का नीचे बैठ जाना, किसी सॉल्यूशन में किसी चीज का, सॉलिड का नीचे बैठ जाना, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट को और कैसे शो करते हैं, ये डाउनवर्ड एरो लगा करके हम शो कर सकते हैं प्रेसिपिटेट। और ये आता है, इस वर्ड पे ध्यान देना, एक्वस। बहुत से बच्चों में कंफ्यूजन है कि सर एक्वस और लिक्विड में फर्क क्या है, एक्वस और लिक्विड में फर्क क्या है। आज तुम लोगों का कंफ्यूजन पूरी तरीके से दूर हो जाएगा। अभी जैसे ही हम एक एग्जांपल लेंगे उसमें हम इस चीज को क्लियर कर देंगे, ठीक है। सॉलिड के लिए S, स्मॉल s, लिक्विड के लिए L, गैस के लिए G और ऐसा अपवर्ड साइन। अच्छा, अपवर्ड एरो, प्रेसिपिटेट के लिए PT लिखते हैं या डाउनवर्ड एरो दिखाते हैं, और एक्वस के लिए AQ हम लिखते हैं। एक्वस का मतलब पानी से घिरा होना, ठीक है। अभी मैं और इस पे डिस्कशन करूंगा। चलिए, अब आता है हमारा रिएक्शन।
तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन को जो बैलेंसिंग का मेथड सीखे हैं उससे बैलेंस करेंगे, फिर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे कि आप इसको मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हो। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, जिंक। ठीक है, इस किससे रिएक्ट करता है, H2SO4 से। H2SO4 से रिएक्ट करता है और क्या देता है हमें, ZnSO4 देता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है। ठीक है, कोई भी मेटल होगा बेटा, उस पे आप एसिड से रिएक्ट कराओगे तो हाइड्रोजन गैस बाई प्रोडक्ट के रूप में तुमको मिल जाएगी। ये चीज, ये इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में पहले सबसे रख लो। अब अगर ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट दे रहा है तो इसे बैलेंस करने के लिए क्या करना था, सबसे पहले मेटल को बैलेंस किया जाता है, फिर नॉन मेटल अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, फिर उसके बाद ऑक्सीजन पे आते हैं, देन आफ्टर लास्ट में हम किस पे जाते हैं, हाइड्रोजन पे। फिर हमने ये बताया था कि कभी कभी हमको ऑक्सीजन को भी लास्ट में बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है अगर ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में सेपरेट दिया हुआ है, किसी से कंबाइंड नहीं है तो। चलिए, जिंक इधर 1, जिंक इधर 1, मेटल सबसे पहले बैलेंस करते हैं, मेटल इसमें बैलेंस्ड है। अब आते हैं नॉन मेटल अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो सल्फर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा इसमें प्रेजेंट है। इधर एक सल्फर है, इधर एक सल्फर है, इधर आपका अब ऑक्सीजन आया 4 और इधर ऑक्सीजन भी आपका 4, यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी 2 है। इसका मतलब इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप रिएक्शन बैलेंस दी हुई है। चलिए, अब इसको और इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। जिंक जो हमने लिया था वो सॉलिड लिया था। जिंक जो है, मेटल जो है जनरली सॉलिड ही मिलता है, तो जिंक हमने सॉलिड लिया था। इस सॉलिड में हमने क्या डाल दिया, एसिड के ड्रॉप डाल दिए। अब सॉलिड मतलब ये नहीं कि रॉड ही लेके आ रहे हो, सॉलिड मतलब उसका जिंक का दाना हो सकता है, जिंक का पाउडर हो सकता है, ये सब सॉलिड ही होते हैं। तो जिंक सॉलिड हमने लिया, उस पर क्या डाल दिया, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ ड्रॉप्स डाल दिए। अब क्या होगा, ये जो जिंक है ये मोर रिएक्टिव होता है देन हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी सीरीज इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है, उसमें मैं रिएक्टिविटी सीरीज आपको पढ़ा दूंगा। जिंक जो होगा वो सल्फ्यूरिक एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि हाइड्रोजन से ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक आता है, इसलिए जिंक क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है और ZnSO4 बना लेता है प्लस हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देता है। तो क्या सल्फ्यूरिक एसिड में सिर्फ सर H2SO4 ही होता है? नहीं बेटा, अगर सिर्फ आप H2SO4 लोगे तो वो बहुत ज्यादा डेंजरस होगा। आप उसको किस में डाल के लेते हो, पानी में डाल के लेते हो, इसी फॉर्म में आपको मिलता है। देखो दो चीजें होती हैं, एक कंसंट्रेटेड और एक क्या होता है, डाइल्यूट। अब कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट क्या होता है अभी मैं बता देता हूं, क्योंकि एसिड बेस और सॉल्ट पढ़ना है, इसके बाद आपको एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पढ़ना है, लेकिन अभी समझ लो। जैसे एक गिलास पानी लिया, उसमें हमने क्या डाल दिया, 1 चम्मच चीनी डाल दिया, शुगर का 1 चम्मच हमने डाल दिया। अब वो ग्लास कुछ उस ग्लास में रखा पानी क्या हो जाएगा, जो सोल्यूशन बनेगा वो थोड़ा मीठा होगा, हम पियेंगे तो मीठा लगेगा। उसी एक गिलास पानी में हमने इस बार 2 चम्मच चीनी डाल दिया, 3 चम्मच डाल दिया और मीठा हो जाएगा, 4 चम्मच डाल दिया और मीठा हो जाएगा। यानी जितने चम्मच हम शुगर का उसमें बढ़ा रहे हैं, चीनी का बढ़ा रहे हैं, मीठा होता जा रहा है, ज्यादा उसकी मिठास बढ़ती जा रही। यानी आपका जो वाटर था वो सॉल्वेंट था और जो आपने शुगर डाला, जो चीनी डाला वो सोल्यूट था, और जो दोनों को मिला करके बनता है उसको सोल्यूशन बोलते हैं। सोल्यूशन मीठा कब हो रहा है, जब सोल्यूट को आप इंक्रीज करते जा रहे हैं। इसका मतलब जब सोल्यूट को आप इंक्रीज करते हैं कहीं पे तो उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। और डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब क्या है कि पानी ज्यादा होना चाहिए और आपका सोल्यूट कम होना चाहिए। उसी तरीके से जो सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें पानी की मात्रा आप ज्यादा लोगे तो उसमें आपको डाइल्यूट सोल्यूशन मिलेगा। अगर कंसंट्रेटेड एसिड लोगे यानी H2SO4 पानी में ज्यादा होगा, ये ज्यादा हुआ तो कंसंट्रेटेड, पानी ज्यादा हुआ तो डाइल्यूट। ठीक है, कहीं पे आपको डाइल्यूट की जरूरत पड़ती है, कहीं पे आपको कंसंट्रेटेड की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे हम उस चीज को नहीं समझाना चाह रहे हैं, ये हम इस चीज को बताना चाह रहे हैं कि एक्वस क्या है। यहाँ पे एक्वस क्या है, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट को अभी साइड रखो, जब हम एसिड बेस में आएंगे तो आपको वो चीज समझाएंगे कि क्या होता है, अच्छे से समझाएंगे। अभी समझो कि एक्वस क्या होता है, क्योंकि कहीं पे सर एक्वस लिखा होता है, कहीं पे मोल्टन लिखा होता है, इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है। तो अब आपको हम एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, फिर इसको हम आगे इंफॉर्मेशन देंगे इसकी। अब यहां से आपका कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, बहुत मेन कॉन्सेप्ट है बेटा, अगर इसको आप समझ लेते हो तो आपको हमेशा काम आएगा, क्योंकि ये काफी लंबे समय तक बच्चों का कंफ्यूजन बना रहता है कि लिक्विड अगर कहीं पे लिखा है, कहीं पे लिक्विड लिखा है और कहीं पे आपका एक्वस लिखा है, तो फर्क क्या है। तो हमसे समझ लो, यहाँ पे तो कहीं लिक्विड का एग्जाम्पल नहीं है, NaCl। NaCl क्या होता है, नमक होता है। नमक को आप जब पानी में डालते हो, नमक को जब आप पानी में डालते हो, नमक को आपने पानी में डाला तो क्या होगा,
Na प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा। ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। ये क्यों टूटता है? ये क्यों टूटता है? क्योंकि वाटर जो होता है वो डाइपोलर होता है, डाइपोलर होता है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है। इसकी कई प्रॉपर्टी होती है, वाटर की कई प्रॉपर्टी होती है। ये डाइपोलर का मतलब क्या है? इसके पास दो पोल होते हैं। जब आप आगे बॉन्डिंग थोड़ा समझोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन से हाइड्रोजन दोनों इस तरीके से जुड़े होते हैं। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में देखो, दो तरह का बॉन्ड आपने 9th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं आगे सब कुछ क्लियर कराऊंगा। कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसको आप लोग आगे समझोगे। अभी ये जान लो कि ये कोवेलेंट बॉन्ड है। नॉन मेटल में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है और मेटल नॉन मेटल में आयनिक बॉन्ड बनता है। आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एक ने इलेक्ट्रॉन दिया, उस पर पॉजिटिव आया, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन लिया, उस पर नेगेटिव आया। मेटल इलेक्ट्रॉन देता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है। पॉजिटिव नेगेटिव बनने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, उसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं या आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? ऑक्टेट कंप्लीट करना हो या ड्यूप्लेट कंप्लीट करना हो, उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयरिंग कर लेते हैं और बॉन्ड बना लेते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड अभी बस आप जान लो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या होंगे? कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होंगे। बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पीरियोडिक टेबल में कौन होता है? फ्लोरीन। उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम क्लोरीन, उससे कम नाइट्रोजन। ये सारे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। जब कोवेलेंट बॉन्ड किसी भी एटम से बनाते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, जिसके चक्कर में थोड़ा सा इस पे पार्शियल जो है चार्ज जनरेट हो जाता है। ठीक है, कैसा चार्ज? जैसे मान लो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन अगर खींचेंगे तो इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव। यहां से भी इलेक्ट्रॉन खींचते हैं तो इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि वाटर का अगर हम ऐसे मॉलिक्यूल बनाए तो एक साइड ऑक्सीजन है और एक साइड हाइड्रोजन है, तो थोड़ा सा पॉजिटिव इस साइड आएगा और थोड़ा सा नेगेटिव इस साइड आएगा। पार्शियल का मतलब थोड़ा सा, नॉट कंप्लीट। कंप्लीट तब आता है जब पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है किसी एक एटम की तरफ। तो इसके दो पोल बन गए, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। और ये जो सोडियम क्लोराइड है, इसमें जो सोडियम होता है, ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट बता रहा है। ये समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में पूरी तरीके से आता है तो कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा। ओके, चलिए। तो सोडियम जो होता है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, क्लोरीन इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है। NaCl कैसे बना होगा? Na प्लस और Cl माइनस के कॉम्बिनेशन से। यानी ये Na प्लस है और ये Cl माइनस है, आपस में एकदम क्लोज आ जाने से क्या हुए हैं? स्टेबल हो गए हैं। इसका मतलब अगर इसको पानी में आप डालोगे तो पानी का नेगेटिव पोल जो होता है, नेगेटिव पोल इसको चारों तरफ से घेर लेगा। ठीक है, इसको चारों तरफ से नेगेटिव पोल खींच लेगा। अब देखो, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, जिससे ये क्लोरीन से खींच करके अलग होना चाहेगा। और जो वाटर है उसके पास एक क्या है? पॉजिटिव पोल भी है, एक नेगेटिव पोल और एक पॉजिटिव पोल। दो पोल जनरेट हुआ ना यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। तो यहाँ पे क्या होगा? जो हाइड्रोजन है वो अपना पॉजिटिव पोल लेकर के आएगा, मतलब H2O में एक साइड क्या हो गया? नेगेटिव, एक साइड क्या हो गया? पॉजिटिव। इस हाइड्रोजन को अलग अलग मत सोचो, इसको ऐसे दबा दिया गया है क्योंकि ऑक्सीजन पे दो नेगेटिव के बराबर चार्ज है और हाइड्रोजन पे एक एक के बराबर। तो एक साइड को आपने पॉजिटिव बोल दिया, एक साइड को आपने नेगेटिव बोल दिया, इसीलिए डाइपोलर हो गया। अब डाइपोलर होने से क्या फायदा है? वाटर तो बहुत ढेर सारे होंगे। वाटर आप पानी में डाल रहे हो NaCl को, तो बहुत ढेर सारे वाटर होंगे। तो इसका नेगेटिव पोल क्या करेगा? सोडियम को अट्रैक्ट करेगा। और पॉजिटिव पोल क्या करेगा? क्लोरीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, चारों तरफ से। पॉजिटिव पोल क्या करेगा? क्लोरीन को अपनी तरफ खींचेगा, Cl माइनस को। अब इसका बॉन्ड कमजोर होने लगेगा, NaCl का बॉन्ड आपस में कमजोर होने लगेगा। ठीक है, तो क्या होता है? ये टूट जाता है Na प्लस और Cl माइनस में। लेकिन जब टूट गया तो आप Na प्लस ऐसे नहीं लिख सकते हो, क्योंकि ये वाटर के मॉलिक्यूल से चारों तरफ सराउंडेड है। इसका मतलब आपको बताना पड़ेगा कि ये एक्वस है, मतलब इसको चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल ने घेर के रखा है। ये बात होती है एक्वस की। ये नोटेशन का मतलब होता है एक्वस। लिक्विड क्या होता है? आप क्या लो? NaCl लो। आपने क्या किया? इसको कुछ नहीं किया, पानी नहीं दिया, इसको ढेर सारा हीट दे दिया। आपको एक राज की बात बताता हूं। NaCl को जब आप हीट करोगे ना तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे ये मेल्ट होता है। मान लो 400-500 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका मेल्ट हुआ, तब ये जाकर के क्या बनता है? लिक्विड बनता है। अगर लिक्विड लिखोगे तो जब मेल्ट करोगे तब लिक्विड लिखोगे, लेकिन जब पानी में डाला अपने आप घुल गया, अपने आप घुल गया तो उसको एक्वस में लिखते हैं। ठीक है, मेल्ट किया, हीट दिया, तब अगर मेल्ट हुआ है तो उसको आप लिक्विड फॉर्म बोलोगे। पानी में डाला अपने आप घुल गया तो एक्वस लिखोगे।
होप ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हो गया होगा। एक और इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। वाटर का हमने बोला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। वाटर के बारे में बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन हम अभी उसमें इतना डीप नहीं जाएंगे, आएंगे आगे के कॉन्सेप्ट में। वाटर जो होता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए होता है क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का हाई होने का मतलब क्या है? वाटर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का हाई होने का मतलब क्या है कि ये किसी सॉल्यूट को बहुत अच्छे से मतलब सॉल्युबल बना देगा, मतलब उसको क्या करेगा? डिसॉल्व कर देगा। क्यों कर देगा? ये किसी भी टेम्परेचर पे मेल्ट होने वाले सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस होगा, NaCl का कुछ मेल्टिंग पॉइंट होगा, मान लो 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मेल्ट होता है, तो इसको क्या करेगा? अगर वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है तो 80 टाइम इस टेम्परेचर को डिक्रीज कर देगा। यानी कि आप 80 से डिवाइड करोगे तो ये कितने 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपका क्या करेगा? डिसॉल्व कर सकता है। बात समझ में आया? यानी कि जिसको आपको मेल्ट करने में 400-500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए रहता है, उसको वाटर रूम टेम्परेचर के अंदर ही क्या करता है? डिसॉल्व करवा देता है। होप ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया पूरी तरीके से तो एक बार और इसको रिवाइज करके समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट आप समझते रहोगे तो बाकी के कॉन्सेप्ट आपको बहुत आसान लगने लगेंगे। ऑल्दो अगर ये आपको पूरी तरीके से नहीं भी समझ में आया तो आगे आप धीरे धीरे इससे फेमिलियर होगे। चलिए, हम लोग किसकी बात कर रहे थे? जिंक जो कि हमने किस में लिया था? सॉलिड में लिया था। और H2SO4 किस में लिया गया था? ये आपका एक्वस फॉर्म में लिया गया था। तो अब आप तुरंत समझ जाएंगे कि एक्वस फॉर्म लिखे होने का मतलब क्या होता है। एक्वस का मतलब इसको हमने पानी में डिसॉल्व करके रखा है, ठीक है। अब ये क्या बना लेता है? ZnSO4 एक्वस, ZnSO4 एक्वस, और साथ में क्या देता है? हाइड्रोजन गैस। तो H2 के लिए आप गैस भी बना सकते हो या अपवर्ड एरो लगा करके आप दिखा सकते हो। अच्छा, अपवर्ड एरो कभी गैस इस तरफ रिएक्टेंट साइड में मिल जाएगा तो आप अपवर्ड एरो मत लगाना। आप अगर रिएक्टेंट साइड लिखा है तो सिर्फ गैस से ही काम चलाना। हमने बोला है कि गैस के लिए अपवर्ड एरो भी आप यूज कर सकते हो और G का सिंबल यूज कर सकते हो, लेकिन अगर वो रिएक्टेंट साइड में गैस कोई है, रिएक्ट कर रही, तो उसके लिए आप अपवर्ड साइड मत लगाना। इसका मतलब होता है कि गैस निकल गई, इवॉल्व हो गई, ठीक है। चलिए, तो इधर इवॉल्व कराया जाता है। रिएक्टेंट साइड में हमेशा G लिखना। इधर आप G भी लिख सकते हो और अपवर्ड एरो भी दे सकते हो, लेकिन आप रिएक्टेंट साइड में कभी भी अपवर्ड एरो गैस के लिए नहीं देना। चलिए, साथ में और क्या था? और आपका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट और H2O देता है। इसको आप बहुत ध्यान से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये रिएक्शन एकदम आप दिमाग में बैठा लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये आपके 10th में हो सकता हो आपके टीचर इसको क्या कराएं, बताए भी, प्रैक्टिकल भी कराएं इसका। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये एक्वस फॉर्म में लेना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? ये आपको लैब में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पाउडर मिलेगा। उसको आप क्या करिए, पानी लीजिए बीकर में, उसमें घोल लीजिए। किसको घोल लीजिए? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। अब वो एक्वस बन गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाउडर के फॉर्म में कभी एक्वस नहीं कहलाएगा। एक्वस कब कहलाएगा? जब उसको आपने पाउडर को पानी में घोल दिया है। कोई भी चीज जब घुल जाती है तो उसी को एक्वस बोलते हैं, ठीक है। और कोई भी चीज अगर मेल्ट हो जाती है तो उसको लिक्विड बोलते हैं, ठीक है। आइस का मेल्टिंग लिक्विड कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि वाटर चलो ठीक है, समझ लेना। चलो, इसको लाइम वाटर कब बोलेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर तब बोलते हैं जब ये पानी में घुल जाता है। अगर एक्वस लिखा है तभी वो लाइम वाटर है, ठीक है। अगर एक्वस नहीं लिखा है तो वो सीधे आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही कहलाएगा, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है। क्यों सर, क्यों बेस होता है? क्योंकि कोई भी मेटल, हमने क्या बताया था? मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट, ऑल आर बेसेस। तो यहाँ पे मेटल हाइड्रोक्साइड दिख रहा, तुरंत समझो बेस है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको क्या बोलोगे आप? एसिड बोलोगे, क्योंकि बेस के साथ एसिड मिलता है तभी सॉल्ट और वाटर मिलता है। अगर यहाँ सॉल्ट और वाटर मिल रहा है इसका मतलब बेस के साथ एसिड ने रिएक्ट किया है। कैसे ये एसिड होता है? कैसे एसिड होता है, कैसे मान लें? तो ऐसे नहीं मानो। एसिड वो होता है जो H+ देता है। तो H+ ये कैसे देगा? अभी से समझ लो। CO2 अगर आप इसको पानी में डालते हो तो क्या देता है? ये H2CO3 बनाता है, जो कि हमारा कार्बोनिक एसिड होता है। तो कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड अगर ऐसे लिखा है तो आप क्या समझो कि वो एक गैस है, लेकिन जैसे ही उसको पानी में डालोगे वो क्या बन जाएगा? एसिड बन जाएगा। और ये रिएक्शन कहाँ हो रही है?
एक्वस मीडियम में, कहीं भी एक एक्वस दिया है इसका मतलब ये रिएक्शन एक्वस मीडियम में हो रही है और आप इसको पानी में डालोगे, इसका मतलब ये किसकी तरह एक्ट करेगा, एसिड की तरह काम ऐड करेगा, क्योंकि यहाँ देखो H2CO3 पानी में बनाता है और ये H2CO3 कैसे टूटता है 2H प्लस में और CO3 2 माइनस में टूट जाता है। ठीक है, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये एक बेस है, एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर हमें देता है। चलिए, इसमें क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, हमें ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि एक टेस्ट होता है बेटा, लैब में हम लोग जाते हैं तो एक टेस्ट करते हैं और आपके टीचर हो सकता हो कराएं। देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोई भी रिएक्शन कराएंगे तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। कोई भी रिएक्शन अगर आप ऐसी कराते हैं जहां पे कार्बोनेट हो, जैसे सोडियम कार्बोनेट हो, सोडियम कार्बोनेट को आपने रिएक्शन कराया, कोई रिएक्शन हुआ, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई। अब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई जो, उसको टेस्ट कैसे करेंगे, ये मेन मुद्दा होता है। कैसे बना ये तो आप सीखोगे अभी, लेकिन उसको टेस्ट कैसे करोगे, टेस्ट आप इस वाले मेथड से करते हो। कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को टेस्ट करने के लिए आपको लैब में बोल दिया जाए तो क्या करना, आप जाना और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पाउडर लाना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के पाउडर को आप कहां डाल देना, पानी में डाल देना। ठीक है, वो ऑल्दो CaO होता है, वो CaO होता है, इस तरीके से उसको लिखते हैं CaO प्लस H2O। जब ये पानी में डालोगे तो क्या बन जाता है, CaOH का वोल्टाइल बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से बनता है। वो एक्चुअल में CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, वो पानी से रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। और जब पानी से रिएक्ट किया तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, एक्वस लिखना पड़ेगा। यानी कि जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालते हो तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अब इस वाले बने सोल्यूशन को आप क्या करोगे, घोल करके एक फिल्टर पेपर से फनल के ऊपर कोन बना करके उससे फिल्टर पेपर से पास कर लोगे। उसका जो फिल्ट्रेट निकलेगा, उसका जो फिल्ट्रेट जो पास हो जाएगा सोल्यूशन, क्लियर सोल्यूशन जो मिलेगा, वही आपका क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करने में काम आएगा। कैसे काम आएगा, जब भी आप कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन से पास करते हो तो कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है। इसका क्या मतलब हुआ, जो ये सोल्यूशन है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ये क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। जैसे ही आप कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे ना, तो एक टेस्ट ट्यूब लो आप, उसमें आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन को थोड़ा सा डाल लो और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आपको डिलीवरी ट्यूब से, जैसे कोई रिएक्शन आप करा रहे हो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है तो एक डिलीवरी ट्यूब होती है, उसको लगा करके फिर कार्बन डाइऑक्साइड को दूसरे वाले जिसमें आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया है जिस टेस्ट ट्यूब में, उसमें पास करना है। तो आप जैसे ही इसमें पास करोगे क्या होगा, उसका जो ट्रांसपेरेंट कलर था वो धीरे धीरे क्या होगा, मिल्कीनेस उसमें आ जाएगी, मतलब दुधिया हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, दुधिया हो जाएगा। वो दुधिया क्यों होता है, क्योंकि इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाती है वहां पे। जो आपका सॉल्युबल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था वाटर में, वो क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट में बदल गया और इनसॉल्युबल हो गया। उसकी वजह से उसमें व्हाइटनेस आ जाती है, मिल्कीनेस आ जाती है, जिसकी वजह से वो हमको दुधिया लगने लगता है। ठीक है, इसके आगे भी कुछ बताना है। देखो, ये तो आपका रिएक्शन है, इसके आगे क्या होता है लैब में, इससे आगे ये होता है कि अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड और पास करोगे तो वो जो मिल्कीनेस आया रहता है वो क्या होता है, डिसअपीयर हो जाता है, फिर से ट्रांसपेरेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड से फर्दर रिएक्ट करके क्या कर लेता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना लेता है, जो कि हमारा क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। और जो भी सॉल्युबल होगा वो आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, चलिए, जैसे आप चीनी को पानी में डालते हो दिखता है, नहीं दिखता है, नमक को पानी में डालते हो दिखता है, नहीं दिखता है। जब उसको आप टेस्ट करते हो तब आपको समझ में आता है कि उसमें कुछ मिला हुआ है। ठीक है, चलिए, हम लोग बात कर रहे थे फिजिकल स्टेट की, काफी सारी बातें हो गई, लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा में काम चलाना है। अब देखो, ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस है, एक्वस का मतलब चारों तरफ से पानी ने इसको घेर रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, जब ये गैस इसमें जाएगा पानी में, तब ये क्या करेगा, अपना असर दिखाएगा, एसिड की तरह काम करेगा। ठीक है, ये भी जान लो। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, सॉलिड बनता है, सॉलिड वो पीपीटी के फॉर्म में धीरे धीरे देखोगे आप कैल्शियम कार्बोनेट नीचे बैठ जाता है। और साथ में वाटर तो मिलता ही है बाई प्रोडक्ट में, एसिड बेस रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट और वाटर मिलेगा। अब वाटर में वाटर दिखेगा कहाँ। ठीक है, चलिए, अब एक और रिएक्शन है हमारे पास, पोटेशियम आयोडाइड। ये एक्वस का मतलब क्या है, पोटेशियम आयोडाइड का हमने सोल्यूशन लिया है, इसको आप लेड नाइट्रेट से रिएक्ट कराते हो, दोनों एक्वस हैं, इसका मतलब दोनों का सोल्यूशन बनाया है, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड दोनों का आपने सोल्यूशन बनाया है। दोनों के सोल्यूशन को रिएक्ट कराओगे तो आपको लेड आयोडाइड का पीपीटी दिखेगा, लेड आयोडाइड का आपको नीचे पीपीटी दिखेगा। देखो, एक आपने टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन बनाया, दूसरा आपने टेस्ट ट्यूब लिया जिसमें लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन बनाया,
दोनों को जब आप मिलाओगे तो देखोगे क्या कि ये जो दोनों अलग अलग सॉल्यूशन थे, उसने तीसरे मतलब जब आप मिला देते हो तो जो सॉल्यूशन बना वो नीचे क्या हो रहा है, कुछ येलो कलर का डिपॉजिट हो रहा है, कुछ येलो कलर का डिपॉजिट हो रहा है, जो नीचे बैठ जाता है, डिपॉजिट होता है, उसी को आप पीपीटी बोलते हो या प्रेसिपिटेट बोलते हो। तो उसको आप पीपीटी दिखाओ या डाउनवर्ड एरो करके दिखाओगे, ठीक है। तो आपको और इंफॉर्मेशन इससे मिल रही होगी कि सिर्फ और सिर्फ बैलेंसिंग करना ही काम नहीं है, आपको क्या करना चाहिए, आपको ये बताना चाहिए कि फिजिकल स्टेट क्या है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की। तो उससे ज्यादा आप क्या होते हैं, उसके बारे में डिपिक्ट कर पाते हैं, इंफॉर्मेशन दे पाते हैं, ठीक है। यहाँ पे KNO3 एक्वस का मतलब क्या है, ये सॉल्युबल है। अच्छा, एक चीज और समझ लो, एक चीज मैं यहाँ पे और समझाना चाहूंगा। देखिए, एक्वस लिखे होने का मतलब क्या है, एक कटायन है और एक अनायन है, ठीक है। और ये प्लस माइनस का यहाँ कुछ खेल है ना। आयनिक कंपाउंड वाटर में बहुत जल्दी सॉल्युबल होते हैं, बहुत ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। तो एक कटायन एक अनायन, इसको चारों तरफ से वाटर घेर लेगा, इसलिए ये एक्वस है, ठीक है। ये घुला हुआ है, ये घुला हुआ है, इसका मतलब इसमें लेड +2 पे होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट का हम कॉन्सेप्ट समझाएंगे, और NO3 2- होता है। इसको वाटर का पॉजिटिव पोल, इसको नेगेटिव पोल घेर कर रखेगा, इसलिए जब कहीं से वाटर सराउंड कर लेता है और वो घुल जाता है तो एक्वस लिख देते हो, और वो उसका दिखता नहीं है कलर, ठीक है ना, उसका कलर नहीं दिखता है। लेकिन जब ये पोटेशियम ने किससे रिएक्ट किया, पोटेशियम ने नाइट्रेट से रिएक्ट किया तो पोटेशियम नाइट्रेट बना, और लेड ने जब आयोडीन से रिएक्ट कर लिया, PbI2 बनाया, तो इसका क्या हुआ, हमको येलो कलर का प्रेसिपिटेट दिख गया। ये आल्दो सॉल्युबल नहीं था वाटर में, जो इसका व्हाइट येलो कलर का पीपीटी बना लेड आयोडाइड का, वो वाटर सॉल्युबल ना होने की वजह से नीचे बैठ गया। होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि हम पीपीटी किसको कहते हैं। पीपीटी कभी आपको येलो दिखेगा, कभी आपको व्हाइट दिखेगा, कभी किसी कलर में दिखेगा, अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग कंपाउंड का क्या होता है, कलर अलग होता है, ठीक है ना, कि ज्यादातर व्हाइट आपको दिखते हैं, कहीं येलो दिखेगा, कहीं ग्रीन दिखेगा। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सारे कलर आपको याद हो ये जरूरी नहीं, लेकिन कुछ कलर आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें से एक लेड आयोडाइड का एग्जाम्पल है। इसको आप याद रखेंगे कि जो पोटेशियम आयोडाइड है लेड नाइट्रेट से रिएक्ट करके क्या देता है, हमें हमें येलो कलर का पीपीटी देता है लेड आयोडाइड का, और साथ में हमको पोटेशियम नाइट्रेट उस सॉल्यूशन में सॉल्युबल फॉर्म में मिल जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि जो लेड आयोडाइड होता है उसका कलर कैसा होता है, येलो होता है, और ये पीपीटी हमको रिएक्शन के दौरान बनती हुई नजर आती है। एक्वस, एक्वस का होप मतलब आप समझ गए होंगे कि वाटर मॉलिक्यूल ने चारों तरफ से इसको सराउंड किया है, ठीक है। और पीपीटी का मतलब नीचे बैठ गया, और ये भी एक्वस मतलब ये भी सॉल्युबल है उस सॉल्यूशन में। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए व्हाइट कलर का पीपीटी हम क्या बताए हैं, यही बता रहे हैं, कहीं आपको व्हाइट कलर का पीपीटी मिलेगा, कहीं येलो कलर का पीपीटी मिलेगा, तो इससे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। नेक्स्ट, बाय इंडिकेटिंग हीट चेंज। पहला हम लोगों ने क्या देखा कि किसी भी रिएक्शन को हम लोग मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। पहला हमने देखा कि उसकी स्टेट बता करके, सॉलिड है, लिक्विड है, गैसियस है, प्रेसिपिटेट बन रहा है, या एक्वस फॉर्म में है। ये चीज हम बता करके उसको क्या बताते हैं, मोर इंफॉर्मेटिव बनाते हैं किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद। बैलेंसिंग अब आपका काम है, बैलेंसिंग अब आपका काम है, क्योंकि बैलेंसिंग के बारे में मैंने इतना बेहतरीन लेक्चर बनाया है। #03 आग के चैनल पे #03 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में आप जाके देखेंगे तो #03 में आपको दिखेगा कि कितनी बेहतरीन तरीके से हमने बैलेंसिंग को समझाया है। अब यहाँ पे बैलेंसिंग आप लोगों का काम है, कुछ में हम कर देंगे और कुछ में आपको करना पड़ेगा, ठीक है। हमारा मेन टारगेट क्या है, हम लोगों को यह समझना है कि कैसे किसी रिएक्शन को, किसी इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बना सके। तो सिर्फ हम बैलेंस करते हैं, मान लो CO2, इसको ले लेते हैं C plus O2 gives us CO2, बस इतना लिख दें तो हमारा काम बैलेंसिंग से हो जाएगा, क्योंकि एक कार्बन, दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तो बैलेंस ऑलरेडी है। करना क्या है, हमें हमें इसको और इंफॉर्मेशन बनाना है कि हमने इस रिएक्शन को कराने के लिए हीट दी है या हीट इसमें से निकली है, ये रिएक्शन अपने आप हुई है। अगर स्पॉन्टेनियस है तो अपने आप हुई है, नॉन स्पॉन्टेनियस है तो मतलब हमने हीट दे दे करके इस रिएक्शन को आगे बढ़ाया है। तो अगर यहाँ पे हीट लिखा हुआ है कहीं प्रोडक्ट साइड में, अगर प्रोडक्ट साइड में कहीं हीट लगा है तो इसका मतलब इस रिएक्शन के होने के बाद हीट क्या हुई है, निकली है। इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक है। कहीं भी अगर प्रोडक्ट साइड में आपको हीट आता है, इसका मतलब ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और रिएक्शन के दौरान हीट इवॉल्व हो रही है, ठीक है, निकल रही है। एक्सोथर्मिक हीट का निकलना, एंडोथर्मिक हीट देना तब रिएक्शन होना, ठीक है। एकदम कंफ्यूज मत होना बेटा। चलो
यहाँ पे मीथेन है, जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर देता है। कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, हमने बताया था कि अगर आप उसको बर्न कर दोगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप बर्न करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा। कोई भी हाइड्रोजन का हाइड्रोकार्बन ले लो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, कुछ भी ले लो, जब आप उसको बर्न करोगे तो क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर देगा ही देगा। ठीक है, इसको हम बताएंगे आपके कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, इसको हम लोगों को बहुत डीप पढ़ना है। ठीक है, चलिए, मीथेन गैस फॉर्म में था तो जी यहाँ लगाया है, और ऑक्सीजन भी गैस फॉर्म में था, जी लगाया है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैसियस था, और जो लिक्विड मतलब वाटर निकला है वो भी गैसियस था, वेपर निकलेगा उसका, प्लस लॉट ऑफ हीट निकलेगी, इसमें लॉट ऑफ हीट निकलेगी। इसका मतलब क्या है? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, ये भी एक्सोथर्मिक था क्योंकि प्रोडक्ट साइड में आपका हीट लिखा हुआ है, इसमें भी प्रोडक्ट साइड में आपका हीट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ठीक है, ग्लूकोज का क्या होना? ऑक्सीडाइज होना। ग्लूकोज का ऑक्सीडाइज होना, हमारी बॉडी में क्या होता है फिनोमेना? यही तो होता है। हमको एनर्जी कहाँ से मिलती है? हम जो खाते हैं वो सबसे पहले सिंपलर एंड सिंपलर मॉलिक्यूल में ब्रेक होता है, ग्लूकोज बनता है ना? कई सारे प्रोसेस होते हैं उसमें, लास्ट में ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज होगा तो कोई भी हाइड्रोकार्बन, देखो C6H12 का मतलब क्या है? ग्लूकोज। ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन कोई भी बर्न करोगे क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा ही मिलेगा। अब आपको बैलेंसिंग करना पड़ेगा, तो चलो बैलेंसिंग करके देखते हैं। बैलेंसिंग करके देखते हैं। अभी तो हमने ऐसे ऐसे मेथड बैलेंसिंग के आपके सिखाए हैं कि आपको ये सब रिएक्शन बैलेंस करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। C6 आप खुद पॉज करके ट्राई कर सकते हो, आप खुद चाहो तो 2 मिनट के लिए रुक करके इसको ट्राई कर लो, नहीं तो मैं बैलेंस करने जा रहा हूँ। C6H12 एंड O6 जब रिएक्ट करता है किससे? ऑक्सीजन से, तो हमें क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या देता है? वाटर देता है। अगर हमने यहाँ पे हीट लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि लॉट ऑफ एनर्जी क्या हो रही है? निकल रही है। कहीं एनर्जी ज्यादा निकलती है, कहीं कम निकलती है, लेकिन इस केस में हमको एनर्जी, हम कुछ खाते हैं तो हमको एनर्जी मिलती है, हम दौड़ने लगते हैं, जरूरी नहीं दौड़ते ही रहें, कुछ काम करते हैं। इसका मतलब जब ये हमारी बॉडी में ऑक्सीडाइज हो रहा है ग्लूकोज, तो हमको एनर्जी दे रहा है। ठीक है, ज्यादा दे रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं लॉट ऑफ एनर्जी निकलती है। ठीक है, चलो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले मेटल को बैलेंस करते हैं। मेटल है नहीं, नॉन मेटल अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन कौन है? कार्बन है। कार्बन यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 आप तुरंत लगा दो। ठीक है, देखो जब सेपरेटेड फॉर्म में ऑक्सीजन होता है तो ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करना। ठीक है ना, सबसे लास्ट में बैलेंस करना। अब हाइड्रोजन पे आ जाओ, यहाँ कितना है? 12 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? ये हीट वाला है, ये हाइड्रोजन नहीं समझ लेना बच्चों, ये क्या है? ये हीट वाला है, तो हाइड्रोजन मत समझ लेना। इधर 12 हाइड्रोजन है और इधर कितने हैं? 2 हाइड्रोजन। तो इसको 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या हो गया? कार्बन आपका बैलेंस, हाइड्रोजन आपका बैलेंस, ऑक्सीजन इधर कितने हैं? 6 2 8, ऑक्सीजन इधर कितने हैं? 6 और 12 18 ऑक्सीजन है। इसका मतलब इधर भी ऑक्सीजन 18 करना पड़ेगा, यहाँ 6 है तो यहाँ इसको 12 करना पड़ेगा। तो 12 करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12, 12 और 6 18 इधर भी, और 12 और 6 18 उधर भी। अब आप देख लो रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई है। ठीक है ना, लेकिन हमें क्या पढ़ना था? मोर इन्फॉर्मेटिव बनाना था रिएक्शन को। तो कैसे मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे इक्वेशन बनेगी? ग्लूकोज एक्वस फॉर्म में लिया, मतलब पानी में डाला, पेट में क्या होता है? पानी होती है कि नहीं होती है? ऑक्सीजन लिया, हम गैस जो ऑक्सीजन लेते हैं नहीं लेते हैं, इनहेल करते हैं। क्या इनहेल करते हैं? एयर में से ऑक्सीजन जाता है अंदर, यानी अंदर क्या था? ग्लूकोज था, और अंदर पानी भी था हमारे। ठीक है, ऑक्सीजन गया, ऑक्सीजन क्या करेगा? इसको ऑक्सीडाइज रिएक्ट कर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या मिलेगा हमको? वाटर मिलेगा। इसीलिए जब हम एक्सहेल करते हैं तो क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है बाहर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? यहाँ पे गैसियस लगाना है आपको, यहाँ पे आप जी लगाना है। अब आप चाहे जी लगा लो या आप ऐसे अपवर्ड एरो से इसको दिखा सकते हो। ठीक, और लिक्विड वाटर निकलता है, साथ ही साथ हीट निकलती है। यानी ये कौन सी रिएक्शन है? एक्सो या एंडो? तो आप बोलोगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों एक्सोथर्मिक है? क्योंकि प्रोडक्ट साइड में हीट आपने लिखा हुआ है। ठीक है, अगर प्रोडक्ट साइड में आपका हीट है तो एक्सो, और अगर रिएक्टेंट साइड में आपका हीट है तो क्या होगा? एंडोथर्मिक। तो हीट चेंज से भी आप बता सकते हो रिएक्शन को कि इसमें मतलब मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हो। ठीक है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जब आप इसको क्या करते हो? सॉलिड फॉर्म में ले लो। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? वही चूना पत्थर संगमरमर। ठीक है, इसको आप सॉलिड फॉर्म में ले लो। जब आप इसको हीट कर दोगे, जब आप इसको हीट कर दोगे तो ये किसमें ब्रेक हो जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जो बनता है ये सॉलिड होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है?
गैसियस होता है। आप इस तरीके का साइन यूज कर सकते हो। अब कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन यहाँ पे हो रहा है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना। उसमें आप ये देखे होंगे कि डिकम्पोजिशन कैसे होता है। आपने हीट किया, डिकम्पोज हो गया, ठीक है। अब डिकम्पोज हो गया तो किसमें डिकम्पोज हुआ, ये हुआ डिकम्पोज आपके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, टूट गया। एक मॉलिक्यूल का टूट जाना डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कैसे टूटता है, हीट से टूट सकता है, और कैसे टूट सकता है, इलेक्ट्रिसिटी से टूट सकता है कोई कंपाउंड, और कैसे टूट सकता है, सनलाइट से भी टूट सकता है, ठीक है। चलिए, हीट किया, दो चीज बना। अब अगर हीट रिएक्टेंट साइड में दिया है, इसका मतलब ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक। अगर हीट देनी पड़ रही है तब प्रोडक्ट बन रहा है, इसका मतलब क्या है, एंडोथर्मिक है। हीट अगर किसी रिएक्शन को होने के बाद निकल रही है, देना नहीं पड़ रहा, तो एक्सोथर्मिक है। इस तरीके से आप किसी भी इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हो। तो पहला हम लोगों ने क्या देखा था, सॉलिड, गैस, लिक्विड क्या है, इस तरीके की चीज बनाना। दूसरा, आप कैसे इंफॉर्मेटिव बना सकते हो, आप ये बता सकते हो कि किसी भी रिएक्शन को होने के दौरान हीट निकली है या हीट दी गई है, एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। दैट्स रियली ग्रेट। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तीसरी कंडीशन क्या है, बाय इंडिकेटिंग कंडीशन ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब क्या है कि किस कंडीशन पर रिएक्शन कराई गई है। किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर या प्रेशर की जरूरत होती है। ये दो फैक्टर हैं जिसपे कोई भी रिएक्शन होना ना होना डिपेंड करता है, ठीक है। क्या हर प्रेशर और टेम्परेचर पे जो वाटर का वेपर है वो कंडेंस होकर के नीचे आ सकता है क्या, नहीं। किसी स्पेसिफिक प्रेशर और टेम्परेचर पे ही वो कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। तो कोई भी रिएक्शन आप लोगे तो एक पर्टिकुलर आपको स्पेसिफाई कंडीशन करना पड़ेगा कि रूम टेम्परेचर पे हो रहा है या इतने डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा है, ठीक है। तो कैसे उसको करते हैं, जैसे पोटेशियम क्लोरेट आपने क्या लिया, सॉलिड फॉर्म में लिया। जब इसको आपने हीट कर दिया तो क्या बनेगा, KCl और ऑक्सीजन के फॉर्म में ये टूट जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन गैस या तो आप जी बना दो या तो इवॉल्व कर दो। इवॉल्व क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि आपका जो ऑक्सीजन है वो प्रोडक्ट साइड में है, ठीक है। इसमें मेन बात क्या समझने की है, ये डेल्टा जो साइन होता है, कभी कभी आपको हीट दिया रहता है, कभी कभी क्या होगा, डेल्टा दिया रहेगा। डेल्टा किसको डिनोट करता है, हीट को। केमिस्ट्री में ये हीट को डिनोट करता है, डी डेल डेल्टा नहीं। वो हम लोग अभी मैथमेटिक्स वाली बात नहीं कर रहे हैं, अभी क्या है, ये डेल्टा का मतलब होता है कि हीट दिया गया है। अगर कहीं पे डेल्टा दिया हो तुरंत समझ जाना कि इसको हीट किया गया, यानी ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। देखो हीट करते ही दो फॉर्म में टूट गया, है ना। क्या था, पोटेशियम क्लोरेट और किसमें टूट गया, पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस में टूट गया, ठीक है। इसके साथ अलावा आप और क्या बताना चाहते हैं, कंडीशन क्या थी, इसका मतलब आपने इसको हीट दी है और साथ ही साथ एक आपने कैटलिस्ट लिया है मैंगनीज ऑक्साइड का, ठीक है ना। क्या आता है, कैटलिस्ट का भी कॉन्सेप्ट आता है कि कंडीशन में आपने प्रेशर क्या लिया है, टेम्परेचर क्या लिया है और कैटलिस्ट कौन सा यूज कर रहा है, तब वो रिएक्शन हो रही है। हर एक रिएक्शन की अपनी अलग अपनी मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है। कोई किसी टेम्परेचर पे होता है, कोई किसी टेम्परेचर पे होता है। कोई अगर रूम टेम्परेचर पे होता है तो हो सकता है उसको लो प्रेशर की जरूरत पड़े और हाई टेम्परेचर की, या कोई मतलब अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर पे होता है रिएक्शन, ठीक है। वो स्पेसिफाई करना पड़ता है। हर एक रिएक्शन जो होती है वो अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर पे हो सकती है। कोई रिएक्शन ऐसी होती है कि मतलब रूम टेम्परेचर पे हो जाती है, कोई नहीं होती है, उसको हीट करना पड़ता है, ठीक है। ये सब सारी बातें धीरे धीरे आप समझो, ठीक है। इसका क्या काम था, कैटलिस्ट का। कैटलिस्ट या तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा सकता है या तो कम कर सकता है, ठीक है। जो चीज ऐसे लिखा रहा है तो आप उसको समझ जाना क्या है, कैटलिस्ट होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या देता है, आपका मिथेनॉल। अल्कोहल का ये सबसे छोटा मेंबर होता है मिथेनॉल, एक कार्बन वाला मेंबर है, ठीक है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में मैं इसे पढ़ाऊंगा। कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस लिया, हाइड्रोजन गैसियस लिया। इसके लिए आपको कंडीशन क्या है, ये चीज बनाने के लिए मिथेनॉल, मिथेनॉल वगैरह जानते होगे आप, जो कारपेंटर लोग हैं वो लकड़ी को पॉलिश करते हैं ना, जो उसमें यूज होता है, ठीक है ना। चलो, ये थोड़ा सा पॉइजनस भी होता है, आप इसको कभी गलती से भी टेस्ट करने की कोशिश ना करें। कहीं मिल जाए, कहीं रखा हो तो ऐसा ना हो कि देखें मिथेनॉल कैसा लगता है ना, बच्चे गलती मत कर देना ऐसा। कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या देता है, मिथेनॉल देता है। लेकिन क्या डायरेक्ट दे देगा, हम हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड को रिएक्ट कराएं डायरेक्ट दे देगा, नहीं। उसके लिए क्या है, 300 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, 300 ATM प्रेशर होना चाहिए और जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड का मिक्सचर होना चाहिए। ये कैटलिस्ट की तरह काम करेगा नीचे वाली चीज। और ऊपर वाली चीज क्या है, ये बहुत हाई टेम्परेचर और बहुत हाई प्रेशर है। 300 डिग्री टेम्परेचर तो मान लो आप मेंटेन कर लोगे हीट करके, लेकिन 300 ATM प्रेशर जो होता है बहुत ज्यादा प्रेशर है। हमारे ऊपर हमारी बॉडी पे पूरे एटमॉस्फेयर के द्वारा लगने वाला प्रेशर 1 ATM होता है बच्चे, 1 ATM। इसको 300 गुना ज्यादा कर लोगे तो 300 ATM होगा, यानी इतना ज्यादा प्रेशर पे ये रिएक्शन होती है और मिथेनॉल
बनता है। देखो दोनों गैसियस था और ये लिक्विड बन गया, तो आप जानते हो गैसेस को कंप्रेस जब बहुत ज्यादा करोगे तब वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब यहाँ देखिए क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये तो समझ गए हो कि क्या है, गैस होगा, ये लिक्विड होगा, ये सब चीजें तो आप लोग समझ गए हो। अब क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड H2O से रिएक्ट करके क्या देती है, ग्लूकोज, और क्या देगा, ऑक्सीजन देगा। अब यही रिएक्शन क्या है, आप फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जानते होगे, है ना। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या करता है, ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। ये कहां हो रहा है, पौधों के साथ हो रहा है, पौधों के साथ हो रहा है। पेड़ पौधे क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और आपके सरफेस से, अर्थ से क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं। साथ में उसको सनलाइट मिल जाए, या लिखा रहा है एच न्यू, ये भी क्या होता है, एच न्यू, ये भी क्या होता है, सिंबल सनलाइट का सिंबल होता है। तो सनलाइट लिखा हो या एच न्यू लिखा हो, क्लोरोफिल तो इसमें पाया ही जाता है। ग्रीन कलर क्यों आता है, आप लोग बताएंगे, बायोलॉजी वाले सर या मैम से पूछ के बताएंगे क्लोरोफिल का क्या इसमें यूज है ना। तो क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन कलर आता है। चलो ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करता है, ग्लूकोज बनाता है और क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। यानी पौधे ये चीज बना करके ऑक्सीजन हमारे लिए एक्सहेल कर देते, मतलब निकाल देते हैं, और हमको उसको जरूरत पड़ती है हमें, ठीक है ना, उसे हम लेते हैं, तभी तो हमारी सांसें चल रही हैं, ऑक्सीजन की वजह से ही तो चल रही है। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम सांस क्या लेंगे, नाइट्रोजन लेंगे, नहीं। चलो, इसका मतलब इसकी कंडीशन क्या है, कभी आपको हीट करने की जरूरत पड़ सकती है, कभी सनलाइट में रिएक्शन हो जाती है, कभी आपको कैटलिस्ट लेना पड़ता है, कभी कुछ प्रेशर लेना पड़ता है, कभी ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा प्रेशर लेना पड़ता है। ऐसी रिएक्शन की कंडीशन बदलती रहती है। तो हम लोग इसको इंडिकेट कहाँ करते हैं, एरो के ऊपर और नीचे। ऊपर आप क्या लिखते हैं, टेम्परेचर एंड प्रेशर के बारे में लिखते हैं, और नीचे साइड में आप क्या लिखते हैं, कैटलिस्ट के बारे में लिखते हैं। कभी कैटलिस्ट आपका 2 हो सकता है, जैसे यहाँ पे दोनों मिलकर के कैटलिस्ट की तरह काम करेंगे, कभी आपका सिंगल एक मेटल होगा या कुछ होगा, जैसे डी ब्लॉक के मेटल जनरली आपके क्या होते हैं, कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। चलिए, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया देता है। तो हमको अमोनिया बनाने के लिए क्या चाहिए, देखो ये 2 बार हो गई रिएक्शन, इसको आप कट कर दो। यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या देता है, अमोनिया देता है। अब अमोनिया बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, कंडीशन क्या होनी चाहिए, क्या डायरेक्ट बन जाएगा, नहीं, डायरेक्ट नहीं बनेगा। जब आप नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से रिएक्ट कराओगे तो अमोनिया तब देगा जब आप 450 से क्या रखोगे, 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, मतलब इसके रेंज में 470 475 कुछ भी हो, इतना आप टेम्परेचर रख दो। और प्रेशर कितना, 150 से 200, यानी 170 175 180 आपने क्या कर दिया, प्रेशर रख दिया। इतना टेम्परेचर और इतना प्रेशर, मतलब हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे ये रिएक्शन होती है और दोनों गैसेस कंप्रेस होकर के हमको अमोनिया दे देते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। तो आप बाय इंडिकेटिंग कंडीशन ऑफ रिएक्शन क्या कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। अब ये क्या है, इसे भी पढ़ाना पड़ेगा, इसे आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इसे आपको करने की जरूरत है। ठीक है, तो इसी उम्मीद में कि आपको ये लेक्चर बहुत बढ़िया लगा होगा, आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। गुड बाय।